भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये एजुकेशन की क्लास है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। कोर्स टाइटल है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर हमारी जो है फर्स्ट यूनिट हम करा रहे थे, जिसके अंदर हमने आपको एम्स ऑफ एजुकेशन करा दिए थे। इंडिविजुअलिस्टिक, सोशल, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें हमने करा दी थी आपको। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य। इसके अंदर आज हम आपको मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं उनका अध्ययन कराएंगे। आपका टॉपिक है शिक्षा के कार्य और मानव जीवन में शिक्षा का क्या क्या कार्य हो सकते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा का जो कार्य है इंसान का सर्वांगीण विकास करना है। इंसान के प्रत्येक क्षेत्र का, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। शिक्षा ही इंसान को एक सभ्य इंसान बनाती है, समाज में रहने लायक बनाती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपना और समाज का विकास कर सके। एमएल जैक्स ने कहा है, शिक्षा अनेक कार्यों के लिए है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा का सिर्फ एक कार्य नहीं है, शिक्षा का इंसान के जीवन में बहुत से कार्य हैं और इन सारे कार्यों को हम जो है मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले तो मानव जीवन में शिक्षा के कार्य, दूसरा राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य। और आज हम बात करेंगे मानव जीवन में शिक्षा के कार्य, क्योंकि शिक्षा का जो मेन मकसद है वो इंसान का विकास करना है, उसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है। जब एक शिक्षा के द्वारा जब हम एक अच्छा नागरिक बना देंगे, एक अच्छे मानवों का निर्माण करेंगे, तो वो मानव आगे चलकर एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे देश का निर्माण स्वयं कर देंगे। क्योंकि एक अच्छा राष्ट्र अपनी सामाजिक इकाइयों के द्वारा, अपने जो सामाजिक संस्थाएं उनके द्वारा जाना जाता है और सामाजिक संस्थानों के द्वारा, जैसे कि शिक्षण संस्थान है, उनके द्वारा जब अच्छे लोग बनकर आएंगे, नैतिक गुणों से भरपूर आएंगे, सामाजिक गुण उनके अंदर होंगे, तो वो एक अच्छे सभ्य समाज का भी निर्माण करने में सहायता करेंगे। अब हम जो मानव जीवन के में जो शिक्षा के कार्य हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज में जो शिक्षा का कार्य है वो मूल्यों, गुणों और समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। मतलब इंसान के जीवन में ये जो मूल्य होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए और जो समस्याएं आती हैं जीवन में, उनको दृष्टिगत रखते हुए कुछ यहाँ पर शिक्षा के कार्य बताए गए हैं, जिसमें पहला कार्य है अंतःशक्तियों का प्रगतिशील विकास करना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ पहले से ही, जन्म से ही जन्मजात शक्तियां निहित होती हैं और इन जन्मजात शक्तियों का ही विकास करना शिक्षा का सबसे पहला या मुख्य लक्ष्य हम कह सकते हैं। क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि इंसान, एक बालक का जो स्थान है वो एक पौधे के समान है। शिक्षा का या जो शिक्षक है उसका काम माली के समान है। जैसे माली बगीचे के अंदर पेड़ों की देखभाल करता है, उनकी नराई गुड़ाई करता है, उन्हें समय पर पानी देता है और उस पेड़ को विकसित होने में, वृक्ष बनने में मदद करता है ताकि वो फल लेकर आ पाए। लेकिन वो जो पेड़ है वो वही फल लेकर आएगा जिस चीज का बीज बोया गया है, जिस चीज का वो पेड़ होगा। शिक्षक जो है उसके आंतरिक जो गुण हैं उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकता, वो उसके अंदर पहले से समाहित हैं और उन्हें विकसित करने में मदद करना शिक्षा का काम होता है। यह शिक्षक का एक आप मुख्य कार्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार अंतःशक्तियों का प्रगतिशील विकास करना शिक्षा का कार्य है। और आपकी जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो मुख्यतः आपकी जिज्ञासा है, प्रेम है, आत्मगौरव है, कल्पना है, तर्क करने की जो शक्तियां हैं, इनके साथ आप जन्म लेते हैं।
आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बड़े से हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, या वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जानने की इच्छा होती है। और प्रेम करना भी एक स्वाभाविक गुण होता है। प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि उसे सम्मान मिले, आत्मगौरव प्राप्त हो। इसके अलावा उसके अंदर कल्पना शक्ति पाई जाती है, तर्क करने की भी क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। इन सारी शक्तियों के साथ एक व्यक्ति पैदा होता है और शिक्षा का कार्य है इन शक्तियों का विकास करना। और पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक और सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। मतलब शिक्षा का जो मेन कार्य है वो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना है और सर्वांगीण विकास करना, पूरी तरीके से कंप्लीट उनका विकास करना शिक्षा का कार्य है। अगला जो मुख्य कार्य है वह है व्यक्तित्व का विकास करना, इंसान की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना। आंतरिक शक्तियों के साथ साथ उसका जो सर्वांगीण विकास अगर हम चाहते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी जो है कुछ जन्मजात लक्षणों से प्रभावित होती है, विशेषताओं से प्रभावित होती है, और कुछ बाह्य कारक भी होते हैं जो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसे प्रभावित करते हैं। जैसा पर्यावरण होगा वो उसकी पर्सनैलिटी पर किसी भी व्यक्ति के जरूर असर डालेगा। इसलिए इंसान के व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा का एक मुख्य कार्य है। वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषताओं का नाम है। इंसान के अंदर जितनी भी विशेषताएं पाई जाती हैं, व्यवहारिक विशेषताएं, उन्हें हम जो है व्यक्तित्व के नाम से, पर्सनैलिटी के नाम से पुकार सकते हैं। और इसके अंदर आपके शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, ये सारे जो गुण हैं, विशेषताएं, ये इन सब का समावेश होता है और इन सब का विकास करना शिक्षा का एक मुख्य कार्य है। इसके बाद आपकी मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण और उनका मार्गांतरीकरण करना एवं शोधन करना। जो आपके अंदर अंतर शक्तियां हैं और इन शक्तियों को अगर सही तरीके से प्रशिक्षण ना दिया जाए, आपको समय पे एक अच्छा शिक्षक ना मिले, तो इन जो प्रवृत्तियां हैं इन पर आप नियंत्रण करना नहीं सीख सकते। और शिक्षा का मुख्य कार्य यही है कि आप अपनी जो मूल प्रवृत्तियां, आंतरिक जो शक्तियां हैं, उन पर आपको कैसे नियंत्रण करना है, उन्हें कैसे सही दिशा में लेके जाना है और उन्हें जो है इस तरीके से उपयोग करना कि वो समाज के लिए फायदेमंद हो जाए। यही काम जो है शिक्षा का है, बालक को इस योग्य बना देना कि वो समाज के हित में समर्थ हो सके। और इस तथ्य पर जोर देते हुए डैनियल वेबस्टर कहते हैं कि भावना अनुशासित हों, आवेग नियंत्रित हों और वास्तविक और अच्छे प्रेरक प्रोत्साहित किए जाएं। ये शिक्षा का काम है कि शिक्षा आपको अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों पर को अनुशासन में रखना, उन्हें नियंत्रण में रखना सिखा दे, अपने आवेगों को नियंत्रित करना सिखा दे। इसके अलावा जो आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, उन्हें प्रोत्साहित शिक्षा के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक उद्देश्य के अनुसार ही आपको चलाना शिक्षा का काम नहीं है। इसके अलावा आप उसके सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ जो आपका व्यक्तित्व है, आपका जो आपका जो आंतरिक और बाह्य विकास है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक पक्षों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपके व्यक्तिगत विकास में आती हैं। जब हम आपके सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक पक्षों का ध्यान देकर आपको शिक्षा देते हैं, आपके शारीरिक, मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो ये आपके व्यक्तिगत विकास में आता है और ये शिक्षा का कार्य है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत का स्थानांतरण, क्योंकि समाज का जो विकास होता है वो उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है और संस्कृति का निर्माण बहुत समय के बाद होता है। धीरे 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 आपकी संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जिन चीज़ों को स्वीकारा गया है, बहुत से परीक्षणों के द्वारा बहुत समय तक उनका उपयोग कर कर जब जो चीज़ें उन्होंने सर्वमान्यता के साथ स्वीकार ली हैं कि इंसान के लिए, समाज के लिए
ये चीज़ें अच्छी हैं, ये परंपराएं, ये रीतियां अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपके रीति रिवाज, पहनने बोलने और नैतिक मूल्य जो हैं, ये सारे मिलके आपकी संस्कृति बन जाती हैं। आपने जो ज्ञान आपके पूर्वजों ने जो हासिल किया है, ये सारा मिलके आपकी संस्कृति बन जाता। और ये संस्कृति जो होती है, ये किसी भी व्यक्ति की विरासत होती है और शिक्षा का काम है इस विरासत को आगे बढ़ाना। अगर जो हमारे पूर्वजों ने हासिल किया है ज्ञान, अगर हम उसे अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देंगे तो वो चीज़ें उन्हें नहीं पता चल पाएंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज़ें पहले से ही कर रखी हैं, किन क्षेत्रों में उन्होंने ज़्यादा काम कर रखा है, क्या ऐसा ज्ञान उन्होंने अर्जित कर रखा है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगर हम इस ज्ञान का स्थानांतरण नहीं करेंगे तो वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। और शिक्षा का काम यही है कि समाज के पास जो संस्कृति इकट्ठी हो गई है उसे जो है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित कर दें। और ये काम विद्यालयों के द्वारा किया जाता है, स्कूलों के माध्यम से किया जाता है। और विद्यालयों के अंदर बच्चों को, छात्र छात्राओं को संस्कृति के बारे में, जो हमारे पूर्वजों ने जो साहित्य तैयार किया है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसके बारे में उन्हें अध्ययन कराया जाता है। इसके अलावा शिक्षा का काम निपुणता की प्राप्ति भी कराना है। मतलब इंसान को अगर अपना जीवन यापन करना है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए किसी न किसी कार्य को करने के लिए। और जब तक आप कोई कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और अच्छा तरीके से करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके अंदर निपुणता भी नहीं आएगी। और निपुणता प्राप्ति के लिए शिक्षा के द्वारा आपको बहुत से कौशलों का ज्ञान कराया जाता है, कलपुर्जों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आईआईटी होती है, आईआईटी के अंदर आपको मैकेनिकल ट्रेड दी जाती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड दी जाती है, और भी बहुत सी ट्रेड्स हैं जिनके अंदर आप अलग अलग प्रकार के कौशलों को अर्जित करते हैं। उनसे संबंधित जो कलपुर्ज हैं उनका उपयोग करना सीखते हैं, उनका ज्ञान हासिल करते हैं। और जब आप ये सीख लेते हैं तो आपको उस स्किल को अर्जित करने की क्षमता आ जाती है, उसके अंदर आप निपुण हो जाते हैं। सरकार के द्वारा जो है कौशल विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्य करने से लड़कियों को सिलाई कढ़ाई करना और कंप्यूटर चलाना, इसके अलावा बहुत से और भी काम हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय मूल्यों को प्राप्त करना, ये भी शिक्षा के द्वारा होता है। हमारी जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत से अनुभवों के आधार पर कुछ मानवीय मूल्यों का निर्माण किया है, और ये मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। अच्छाई है, सहयोग है, धोखा ना देना, झूठ ना बोलना, निर्बल की सहायता करना, परोपकार करना, आकस्मिक संकट में दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, एकदम से पहुंच जाना, ये सारे मानवीय मूल्य हैं। तो ये हमें अपने बड़ों के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हम अपने समाज से, परिवार से, स्कूल से, जहाँ से भी हम सीखते हैं वो सारा का सारा शिक्षा में समाहित हो जाता है। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो मूल्यों का हस्तांतरण होता है ये भी शिक्षा के अंदर आ जाता है। और ये शिक्षा का कार्य भी है कि मानवीय मूल्यों को जो है अगली पीढ़ी को प्राप्त करा पाना। और ये मानवीय मूल्य हमें जो है अपने परिवार में अपने बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक सन्निहितता, मतलब आप समाज के साथ निकटता बनाए रखें, क्योंकि इंसान का समाज में ही महत्व है। समाज के बिना इंसान का कोई महत्व नहीं है। इंसान अपने आप में एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बाहर उसके जीवन की कल्पना ही नहीं करी जा सकती, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए उसे समाज की परंपराओं के और उनके मूल्यों से चिपका रहना चाहिए। समाज का उसे ज्ञान होना चाहिए कि समाज उससे क्या चाहता है, समाज के लिए कैसे वो हित कर सकता है, समाज का जो स्वरूप है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इसकी शिक्षा स्कूलों के माध्यम से दी जाए। इसलिए स्कूलों के अंदर बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो छात्र छात्राओं के अंदर सामाजिक सन्निहितता पैदा करने का काम करते हैं। इसके अलावा बालक को आगामी जीवन के लिए तैयार करना,
क्योंकि एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि बालक मनुष्य का पिता है। इस कथन का आश्रय यह है कि हम जो है बालक को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि जो बालक है शिक्षा के द्वारा भविष्य के जीवन के लिए, जो उसका आगे आने वाला जीवन है उसके लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि वो प्रौढ़ होगा, फिर अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा और उसकी तैयारी बालक के रूप में ही शुरू हो जाती है। जब वो बालक होता है तभी से हम इन चीज़ों की उसे शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं, और जब उसे शिक्षा सही ढंग से प्राप्त होती है तो वो अपने प्रौढ़ जीवन के लिए सही ढंग से तैयार हो जाता है। इसके अलावा आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत सी शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना इंसान का जीवन असंभव है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें सामाजिक नियमों के तहत ही करनी पड़ती है। इसके लिए हमें जो है अलग अलग प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ये जो सामाजिक आवश्यकताएं आपकी जैविक भी हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती है, नैतिक भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, और इन सारी आवश्यकताओं की कैसे हमें पूर्ति करनी है ये हमें शिक्षा के द्वारा से ही सीखने को मिलता है। शिक्षा हमें मार्ग बताती है कि कैसे हम इन आवश्यकताओं का सही ढंग से नैतिक रूप से नैतिक प्राणी बनकर, सामाजिक प्राणी बनकर इन आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें। इसके अलावा व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्रदान करना शिक्षा का काम है, क्योंकि एक समाज को कुशल नागरिकों की जरूरत है जो व्यावसायिक रूप से कुशल हो, वो जो है ज्यादा उत्पादन कर सकें, और ये तभी संभव है जब व्यावसायिक कुशलता के लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों का गठन किया जाए, वहां पे बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे उनके अंदर व्यावसायिक कुशलता वो अर्जित कर सकें। और इससे जीविका की जो समस्या है कि बालक जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या काम करेगा, इन समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्रदान करना इसलिए अपने आप में एक शिक्षा का कार्य है। इसके अलावा बालक को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तभी होगी जैसे हमने इससे पहले देखा, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति प्रदान करना। जब बालक शिक्षित हो चुका, उसे कार्य करना आ चुका, उसे यह पता चल गया कि सामाजिक नियम क्या है, समाज में मुझे कैसे रहना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं कैसे करूंगा, और सामाजिक उसे व्यावसायिक कुशलता भी उसके अंदर है, निपुणता भी है, तो इन सब के द्वारा वह जो है आत्मनिर्भर बन जाता है। फिर उसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, वह जानता है कि अपना जो सुखी जीवन है वो किस तरीके से बिता सकता है, समाज में रहकर समाज के लिए वो कैसे उपयोगी बन सकता है, कैसे वो दूसरों की सहायता कर सकता है। और जब ये काम वो करने लग जाता है तो वो आत्मनिर्भरता की उसे प्राप्ति हो जाती है। और प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने शिक्षा के कार्य के पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है कि मैं केवल उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य की शक्ति और युद्ध से संबंधित निजी सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने योग्य बनाता है। यहाँ पर शक्ति नहीं है, ये जो है यहाँ पर जो है शांति है, ये शक्ति यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इनके अनुसार, मिल्टन के अनुसार वो कहते हैं कि वही शिक्षा अपने आप में पूर्ण है जो इंसान को शांति के समय और युद्ध के समय अपने निजी भी और सार्वजनिक सभी प्रकार के कार्यों को सही ढंग से करने के योग्य बना दे। तो वो अपने आप में अच्छी शिक्षा है, या उसे हम कह सकते हैं कि यही शिक्षा का कार्य है कि इंसान को शांति काल में और युद्ध में निजी और सार्वजनिक समस्त कार्य करने के लिए उसे योग्य बना दे। इसके अलावा अगला जो हमारा शिक्षा का कार्य है वह है भौतिक संपन्नता का मिलना, क्योंकि इस वक्त हमने बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा देख रखी है। इंसान पढ़ जाते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की कमी रहती है, और रोजगार न होने की वजह से वो जो है गलत कामों में लग जाते हैं, उन्हें भौतिक संपन्नता नहीं मिलती, और भौतिक संपन्नता के लिए कभी कभी वो गलत रास्ते अपनाते हैं। शिक्षा का काम यह है कि इंसान को इस भौतिकवादी युग में जो उसकी आवश्यकता उन्हें उनकी पूर्ति के भी लायक बनाए। और भौतिक संपन्नता के लिए जरूरी है कि बच्चों के अंदर धन अर्जन करने की जो क्षमता है
वो पैदा की जाए। वो कैसे पैसा कमा सकते हैं सही ढंग से और अपना अच्छा जीवन बिता सकते हैं। और इस वक्त हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख कर धनार्जन कर सके और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए शिक्षा का ये अपने आप में आवश्यक कार्य है। और भौतिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुत ज़रूरी है कि भौतिक रूप से बालक को संपन्न बनाने के लिए उसे शिक्षा दी जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कार्य है शिक्षा का वो है चरित्र निर्माण और नैतिक विकास। इंसान के पास सारी चीज़ें आ जाएं, सारी व्यावसायिक कुशलता आ गई, हर चीज़ में निपुणता आ गई, आंतरिक शक्तियों का विकास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके चरित्र का निर्माण नहीं हुआ, नैतिकता का विकास नहीं हुआ, तो वो समाज के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसे इसलिए हम कहते हैं कि चरित्र निर्माण और नैतिक विकास पर भी शिक्षा में जोर देना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास के द्वारा ही इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। हमारे ग्रंथों में सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में कहा गया है। इसका साक्षात्कार करने के लिए बच्चों को बताया गया है। ये अपने आप में एक मतलब इस के द्वारा आप जो है एक अच्छा आचरण कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि आप सारे ज्ञान हासिल कर लें, सारे किताबों का ज्ञान आपको हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। अब बात करते हैं जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। चार्ल्स डार्विन कहते हैं वैज्ञानिक कि इस पृथ्वी पर जो है वही प्राणी जीवित रह पाया है जो प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ संघर्ष कर पाता है, क्योंकि इस प्रकृति में जीने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और जीवन समाप्त करने वाले भी बहुत से तत्व मौजूद रहते हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, तूफान है, भूचाल है, जंगल है, जानवर है और बहुत से असामाजिक तत्व भी हैं। और इनकी वजह से हर साल हर दिन बहुत से लोगों को अपनी जान की हानि भी करनी पड़ती है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है इन कारणों की वजह से मर जाते हैं। शिक्षा का कार्य यही है कि इंसान को इस योग्य बना देना कि वो इन चीज़ों पर भी विजय प्राप्त कर सके और विज्ञान में तरक्की कर कर, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर कर इंसान जो है इन चीज़ों पर जो है अपनी जो है निर्भरता समाप्त करता चला जा रहा है। अब जो है इंसान जो है ज़्यादा प्रगतिशील हो गया है और इन चीज़ों का इंसान के ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। पहले सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान से, भूचाल से इंसान की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन अब बहुत हद तक इस पर जो है इंसान ने अपने ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा कंट्रोल करना सीख लिया है। इस चीज के ऊपर संकेत करते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति बोलने, विचार करने के अयोग्य ही नहीं रहेगा, बल्कि वह संसार में अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकेगा, जो उसके चारों तरफ अस्तित्व के लिए संघर्ष प्रस्तुत करती हैं। मतलब आप शिक्षा नहीं मिलेगी तो ना ही आप कोई भी व्यक्ति आप सही ढंग से बोल सकता है, ना ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि शिक्षा हमें जो है इस योग्य बनाती है कि हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख रख सकें। ये तो मेन चीज है। इसके साथ ही अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। साथ ही आपका जो जीवन है संसार में, इससे रक्षा भी वो उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रकृति में बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं और वो संघर्ष हम तभी कर पाएंगे जब हमें सही ढंग से शिक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा अनुभवों का पुनर्संगठन करना और पुनर्रचना करना। इंसान अपने जीवन में बहुत से अनुभव प्राप्त करता रहता है और इन अनुभवों से जब वो इंसान सीखता है और अपने भविष्य को सुधारता है और अच्छी भी चीज़ों का उपयोग करता है, गलत अनुभवों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, तभी हम कहते हैं कि इंसान ने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है।
और जब इंसान अपने अनुभवों से सीखता है तभी वो प्रगति करता है। और अनुभवों को पुनः संगठन, पुनः रचना करना, ये हम शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है इंसान को अपने अनुभवों से सीखने में मदद करना। जॉन डीवी कहते हैं कि प्रत्येक दृष्टिकोण से जीवन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे अपने प्रत्येक क्षण के अनुभव द्वारा जीवन को समृद्ध बनाए। इंसान का उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो भी वह अनुभव प्रत्येक क्षण प्राप्त कर रहा है उसका उपयोग करे अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा अवकाश के लिए शिक्षा। अवकाश के लिए शिक्षा से मतलब यह है कि इंसान जो है अपने खाली समय जो है उसका कैसे सदुपयोग करे। प्राचीन काल में यूनान के अंदर जो है स्कूल का मतलब ही उस स्थान से होता था जहां पर इंसान अपने अवकाश के समय को बिताने के लिए जाता था, क्योंकि स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अवकाश शब्द से ही मानी जाती है, यूनानी ग्रीक शब्द से। और ये एक ऐसे स्थान होते थे जहाँ पर शिक्षक जो है कुछ निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय पर पूरे कराया करते थे। यहाँ पर जो है बच्चे खेल कूद सीखने जाते थे और सैनिक प्रशिक्षण लेने जाया करते थे। इसके अलावा वाद विवाद और दर्शन वगैरह का भी ज्ञान करते थे। शुरुआत में जो इनका उद्देश्य था इन स्थानों का, जिन्हें स्कूल के नाम से जाना जाता था, कि इंसान जो है यूनान के जो वासी हैं अपने अवकाश के समय का आकर यहाँ पर सदुपयोग करें, और बाद में ये बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। और अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए A.F. लीच ने कहा है कि वाद विवाद या वार्ता का स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम, युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे उस संस्थाओं के केंद्रों में बदल गए। अब शिक्षा का कार्य व्यक्ति का आत्म विकास बढ़ाना था व खेल कूद, व्यायाम आदि द्वारा उसका आत्म विकास करना था। मतलब उन्होंने ये बताया है कि पहले जिस जगह पर एथेंस वासी अपना अवकाश का समय बिताने के लिए जाते थे वो धीरे धीरे एक ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित हो गए जहाँ पे जो है वहाँ के युवा खेल कूद में व्यायाम का और युद्ध का प्रशिक्षण लेते थे, और फिर ये शिक्षा के बड़े केंद्रों के रूप में डेवलप हो गए। यहाँ पर जो है शिक्षा का मेन कार्य हो गया इंसान का आत्म विकास करना, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे व्यायाम के माध्यम से हो, और आत्म विकास को ऊपर बढ़ाना, उसका विकास करना ही इन केंद्रों का काम हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का जो कार्य है समाज के प्रत्येक सदस्य की समस्त शक्तियों, क्षमताओं एवं गुणों का विकास करना है, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके और जो उसके निर्दिष्ट उद्देश्य हैं उनकी ओर बढ़ सके। इस प्रकार हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। धन्यवाद।